अक्सर हम बड़े बड़े आंकड़ों के बारे में सुनते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी ऊपर जा रही है, पर इन नंबरों का असल में मतलब क्या होता है? ये किसी राज्य की कहानी कैसे बताते हैं? बिल्कुल, और ये कहानी अक्सर उस हेडलाइन से कहीं ज्यादा दिलचस्प होती है। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये किसी राज्य के बदलते हुए सपनों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा का एक एक्सरे है। और आज हमारे पास एक राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ ऐसे ही दिलचस्प आंकड़े हैं। ये टेबल 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के अनुमानों को कवर करते हैं। हमारा मकसद है कि इन जटिल दिखने वाले आंकड़ों को तोड़ें, इनके रेशे रेशे अलग करें और ये समझें कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था असल में किस दिशा में जा रही है। सही कहा। हम सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं देखेंगे, बल्कि क्यों और इसका क्या मतलब है, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास जो दो टेबल हैं, आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांक और आर्थिक समीक्षा, ये किसी अर्थव्यवस्था के हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट की तरह है। हम कुछ मुख्य मैट्रिक्स पर बात करेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, जो अर्थव्यवस्था का आकार बताता है। फिर हम देखेंगे कि इस विकास का इंजन कौन है, कृषि, उद्योग या सेवाएं, और सबसे जरूरी प्रति व्यक्ति आय, मतलब आम इंसान की जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे बड़े आंकड़े से शुरू करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद या जीएसडीपी। आसान भाषा में ये एक साल में राज्य के अंदर बनी सभी चीजों और दी गई सभी सेवाओं की कुल कीमत है। हाँ, अर्थव्यवस्था का साइज। बिल्कुल, ये हमारी कहानी का पहला अध्याय है। और यहाँ हमें दो तरह के मूल्य दिख रहे हैं, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। ये क्या है और क्यों दोनों जरूरी हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रचलित मूल्य यानी करंट प्राइसेस, वो आज की कीमतों पर अर्थव्यवस्था का आकार बताते हैं। इसमें महंगाई का असर भी शामिल होता है। अच्छा। लेकिन अगर हमें असली विकास देखना है, मतलब ये जानना है कि असल में उत्पादन कितना बड़ा है, तो हम स्थिर मूल्य यानी कांस्टेंट प्राइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम महंगाई के असर को हटा देते हैं और एक बेस ईयर, इस केस में 2011-12 की कीमतों पर सब कुछ मापते हैं। असली तस्वीर यही स्थिर मूल्य दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम असली तस्वीर यानी स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी को देखें तो ये 2021-22 में 7,25,464 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,81,807 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है 2025-26 तक। ये बहुत मजबूत बढ़त है। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज और दिख रही है, और वो है विकास की दर। इसमें एक उतार चढ़ाव है। 2021-22 में दर 8.93% थी, जो अगले साल 2022-23 में गिरकर 6.36% हो गई, और फिर आने वाले सालों में इसके 8.77% के आसपास रहने का अनुमान है। ये गिरावट क्यों? और यहीं पर ये डेटा हमें कहानी सुनाना शुरू करता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। 2022-23 में ये गिरावट क्यों आई? देखिए, अक्सर ऐसी गिरावट के पीछे कुछ आम वजह होती हैं। हो सकता है ये पोस्ट कोविड सप्लाई चेन की दिक्कतों का असर हो, जो आप दिख रहा है। अच्छा। या फिर राष्ट्रीय स्तर पर रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से निवेश थोड़ा धीमा पड़ गया हो। ये भी हो सकता है। हाँ, या ये भी हो सकता है कि राज्य का कोई खास उद्योग जैसे टेक्सटाइल या ऑटो पार्ट्स किसी वैश्विक मंदी की चपेट में आ गया हो। बिना और डेटा के पक्का कहना मुश्किल है, पर यह हमें याद दिलाता है कि विकास कभी भी एक सीधी सपाट रेखा में नहीं होता। मतलब ये कि बाहरी दुनिया में हो रही हलचल का सीधा असर। बिल्कुल, सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अनुमान फिर से एक मजबूत विकास दर की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे अर्थव्यवस्था ने एक झटका सहा और फिर से रफ्तार पकड़ ली। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प चीज देखिए, 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर विकास दर 6.36% थी, लेकिन प्रचलित मूल्यों पर यह 12.80% थी। ओहो, काफी बड़ा अंतर है। हाँ, इन दोनों के बीच का जो बड़ा अंतर है, वो उस साल की महंगाई की कहानी कहता है। मतलब अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ा, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा कीमतों के बढ़ने की वजह से था, न कि वास्तविक उत्पादन के बढ़ने से। बिल्कुल सही। ये सूक्ष्म अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये साफ है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद। लेकिन ये विकास आ कहां से रहा है? कौन सा इंजन इस ट्रेन को खींच रहा है? इसके लिए हमें सकल राज्य मूल्यवर्धन में हिस्सा वाले सेक्शन को देखना होगा। हाँ, जहां अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, कृषि, उद्योग और सेवाएं। और यहीं पर हमें कहानी का सबसे अहम मोड़ मिलता है। बिल्कुल, यह इस राज्य के आर्थिक चरित्र में हो रहे एक बड़े बदलाव को दिखाता है।
मैं देख सकता हूँ जो चीज सबसे अलग दिख रही है वो है सेवा क्षेत्र, यानी सर्विसेज सेक्टर का बढ़ता हुआ दबदबा। प्रचलित मूल्यों पर देखें तो 2021-22 में अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 43.56% था और अनुमान है कि 2025-26 तक ये बढ़कर 47.71% हो जाएगा। मतलब राज्य की लगभग आधी अर्थव्यवस्था। हाँ, लगभग आधी अर्थव्यवस्था सेवाओं पर चलेगी। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और इसके साथ ही कृषि का हिस्सा 28.54% से घटकर 25.74%। और उद्योग का 27.90% से 26.55% होने का अनुमान है। हाँ, अब पहली नजर में ये लग सकता है कि कृषि और उद्योग पिछड़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात हो सकती है। हाँ, मेरे मन में भी यही सवाल आया, क्या हमें इस बारे में चिंतित होना चाहिए? दरअसल ये एक विकसित होती अर्थव्यवस्था का एक क्लासिक संकेत है। ये चिंता की बात नहीं, बल्कि एक बदलाव का संकेत है। अच्छा। जब कोई अर्थव्यवस्था कृषि पर अपनी निर्भरता कम करके पहले उद्योग और फिर सेवाओं की ओर बढ़ती है, तो ये अक्सर आधुनिकीकरण और परिपक्वता को दर्शाता है। जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में शहरों का बदलता हुआ चेहरा है। मतलब जहां पहले मिलें हुआ करती थीं, आज वहां आपको बड़े बड़े ग्लास के IT पार्क दिखते हैं। जहां पारंपरिक बाजार थे, वहां अब लॉजिस्टिक्स हब और ई-कॉमर्स के वेयरहाउस हैं। ये वो बदलाव है जिसकी कहानी ये नंबर बता रहे हैं। सही बात है। इसमें IT, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य, बिल्कुल, ये सारी उच्च कौशल वाली नौकरियां इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा मूल्य वाली चीजें बना रही है। खेती से ज्यादा कमाई शायद एक सॉफ्टवेयर बनाने में है। हाँ। लेकिन क्या इस बदलाव के लिए राज्य तैयार है? क्या हमारे पास इन नई तरह की नौकरियों के लिए स्किल्ड लोग हैं? ये आंकड़े ये सवाल भी तो पैदा करते हैं ना। नौकरियों के लिए तैयार नहीं है तो ये असमानता को और बढ़ा सकता है। ये दिखाता है कि राज्य को शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये विकास का इंजन तो है, पर इसमें बैठने के लिए सही टिकट यानी सही स्किल होना जरूरी है। मैं आपकी बात समझ गया। तो ये साफ है कि सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई पे ले जा रहा है। लेकिन जब भी मैं ऐसे बड़े आंकड़े देखता हूं, मेरे मन में हमेशा एक ही सवाल आता है। ये सब कागज पर बहुत अच्छा लगता है, पर आम इंसान की जेब में क्या कुछ आया? हाँ। क्या उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? और यही सबसे जरूरी सवाल है। इसका जवाब हमें प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के आंकड़ों में मिलता है। ये शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक आंकड़ा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। हाँ, और यहाँ के आंकड़े वाकई में बहुत प्रभावशाली हैं। प्रचलित मूल्यों पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 1,34,143 रुपए थी। और अनुमान है कि 2025-26 तक ये बढ़कर 2,02,349 रुपए हो जाएगी। 2 लाख रुपए के पार? हाँ, 4-5 साल में कमाई का 2 लाख रुपए के पार जाना, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, ये बढ़ती समृद्धि का एक बहुत ही सकारात्मक संकेतक है। ये दिखाता है कि औसतन हर व्यक्ति की कमाई बढ़ रही है। लेकिन यहाँ औसतन शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा। प्रति व्यक्ति आय एक औसत आंकड़ा है। ये राज्य की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। ये हमें आय के वितरण यानी बंटवारे के बारे में कुछ नहीं बताता। ये एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की आय 1 करोड़ बढ़ जाए और 99 लोगों की सिर्फ 1,000 रुपए बढ़े, तो औसत तो बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होगी। तो क्या हमारे पास कोई और डेटा पॉइंट है, शायद इस सर्वे के बाहर, जो हमें इस असमानता के बारे में कुछ बता सके? या ये विकास कुछ खास शहरों तक ही सीमित है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये आंकड़े हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, क्या ये विकास समावेशी है? क्या इसका लाभ समाज के सभी वर्गों और सभी इलाकों तक पहुंच रहा है, या फिर ये सिर्फ कुछ शहरी केंद्रों में केंद्रित है जबकि ग्रामीण इलाके पीछे छूट रहे हैं? सही बात है। इसका जवाब इन आंकड़ों में नहीं है, लेकिन किसी भी नीति निर्माता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होना चाहिए। पर एक औसत के रूप में भी इस तरह की वृद्धि ये जरूर दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में अवसर पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल, पैसा आ रहा है। अब चुनौती इसे सही तरीके से बांटने की है। ठीक है, अब कुछ और संकेतकों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी को और गहराई देते हैं, जो अर्थव्यवस्था की नींव की मजबूती के बारे में बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखते हैं। यह 2021-22 में 133.97 से बढ़कर 2025-26 तक 153.29 तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक स्त्रीलर बढ़त है। हाँ, ये एक बहुत सीधा साधा लेकिन शक्तिशाली संकेतक है।
इसका मतलब है कि राज्य के कारखाने और फैक्ट्रियां लगातार अधिक उत्पादन कर रहे हैं। ये उस 26-27% औद्योगिक हिस्से की सेहत को दिखाता है जिसके बारे में हमने बात की थी। अच्छा। भले ही इसका हिस्सा प्रतिशत में ना बढ़ रहा हो, लेकिन इसका कुल उत्पादन बढ़ रहा है। ये औद्योगिक गतिविधि में एक स्थिर और मजबूत वृद्धि को दर्शाता है, जो रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट रुकिए, ये अगला आंकड़ा तो कमाल का है। कौन सा? अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, यानी बिजली बनाने की कुल क्षमता। यह 2021-22 में 23,452 मेगावाट थी और 2025-26 तक इसके 31,556 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा जंप है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? ये आंकड़ा भविष्य की ओर इशारा करता है। ऊर्जा किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। इस भारी वृद्धि का मतलब सिर्फ ज्यादा फैक्ट्रियां और ऑफिस नहीं है, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा है। ये सीधे सीधे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। मतलब 24 घंटे बिजली? हाँ, 24 घंटे बिजली, जिस पर आज की डिजिटल इकोनॉमी चलती है, जिस पर हमारे सर्विस सेक्टर के ऑफिस चलते हैं। ये दिखाता है कि राज्य सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि अगले 10-20 साल के विकास की नींव रख रहा है। और क्या ये हमें ये भी बताता है कि ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? मतलब कोयले से है या सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल स्रोतों से? ये आंकड़ा हमें ये नहीं बताता, लेकिन ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर ये वृद्धि रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ एक बड़ा कदम है, तो ये राज्य को भविष्य के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार करेगा। ये दिखाता है कि राज्य की प्लानिंग बहुत दूर की है। और आखिर में एक आंकड़ा जो शायद थोड़ा तकनीकी लगे, लेकिन मेरी राय में बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक बैंक साख, यानी बैंकों ने बिजनेस और लोगों को कितना कर्ज दिया है, ये आंकड़ा 2021-22 में 3,75,030 करोड़ रुपए से बढ़ के 6,91,943 करोड़ रुपए होने का अनुमान है 2025-26 तक। ये तो लगभग दोगुना हो रहा है। बिल्कुल, लगभग दोगुना। ये आंकड़ा अर्थव्यवस्था में विश्वास का बैरोमीटर है। अच्छा, वो कैसे? जब बैंक्स ज्यादा कर्ज देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें विश्वास है कि व्यवसाय और व्यक्ति इसे वापस चुका पाएंगे। और सोचिए, ये सीधा हमारे सर्विस सेक्टर और औद्योगिक उत्पादन वाले पॉइंट से जुड़ता है। हाँ, सही बात है। एक नई आईटी कंपनी को ऑफिस स्पेस के लिए लोन चाहिए, एक टूरिज्म ऑपरेटर को नई गाड़ियां खरीदने के लिए फाइनेंस चाहिए, एक फैक्ट्री को अपनी मशीनरी अपग्रेड करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये बढ़ता हुआ क्रेडिट उस बढ़ते हुए सर्विस और उद्योग क्षेत्रों को ईंधन दे रहा है। बिल्कुल, ये दोनों आंकड़े एक ही कहानी के दो पहलू हैं। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये अर्थव्यवस्था में दौड़ता हुआ खून है, जो हर हिस्से तक पहुंचकर उसे ताकत दे रहा है। सही कहा, ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है। ज्यादा क्रेडिट मतलब ज्यादा निवेश मतलब ज्यादा नौकरियां, और ज्यादा नौकरियां मतलब ज्यादा कमाई। बिल्कुल, और ज्यादा कमाई मतलब लोग और ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और तेजी से घूमती है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ें, तो क्या तस्वीर बनती है? हमने एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देखी, जिसका नेतृत्व एक संपन्न और लगातार बढ़ता सर्विस सेक्टर कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की औसत आय भी तेजी से बढ़ रही है, और इस पूरी कहानी को ऊर्जा और बैंकिंग जैसे मजबूत होते बुनियादी ढांचे का समर्थन मिल रहा है। हाँ, ये एक बहुआयामी विकास की कहानी लगती है। ये डेटा एक गतिशील और परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करता है। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ रही है। हाँ, जो आधुनिक सेवा आधारित विकास की ओर बढ़ रही है। ये आंकड़े निश्चित रूप से आशावादी हैं। वे एक उज्जवल आर्थिक भविष्य की ओर इशारा करते हैं, लेकिन साथ ही, जैसा हमने चर्चा की, वे हमें गहरी कहानियों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करते हैं। जैसे विकास दर में उतार चढ़ाव के पीछे के असली कारण क्या हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सुनिश्चित कैसे किया जाए कि इस बढ़ती समृद्धि का फल सभी तक पहुंचे। ये एक बेहतरीन सारांश है। ये आंकड़े जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करते हैं, जो शायद एक अच्छे डेटा की निशानी है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। इन आंकड़ों में हमने सकल स्थायी पूंजी निर्माण में भी एक बड़ी वृद्धि देखी है, जिसका अर्थ है कि राज्य में मशीनरी, इमारतों और बुनियादी ढांचे जैसी स्थायी संपत्तियों में बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है। हाँ, ये साफ तौर पर भविष्य के लिए एक बड़ी तैयारी है। तो सोचने वाली बात यह है, इन प्रवृत्तियों को देखते हुए अगले 5 वर्षों में इस राज्य में विशेष रूप से तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र में किस तरह की नई नौकरियां और व्यावसायिक अवसर पैदा हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये आईटी सेवाओं का विस्तार होगा, या स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन में कोई नई लहर आएगी,
ये भविष्य की तस्वीर है जिसे ये आंकड़े आज हमारे सामने रख रहे हैं।